टॉपिक वाइज आपके सामने सेट प्रैक्टिस प्रज्ञान जीएस सेंटर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आएगा और निश्चित रूप से आप देखेंगे एग्जाम में हर सेट से क्वेश्चन रहेगा, अंत तक बने रहेंगे। आराम से आप देखिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और फिर आप जरूर कमेंट्स करेंगे। लेकिन एक चीज हम आपको यहां से विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, दरोगा दीजिए, एईडीओ दीजिए, बीपीएससी दीजिए, बीपीएससी टीचर दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। और ये खुद तैयार किया गया है, और जिनको ऑफलाइन क्लास करना है या ऑनलाइन क्लास करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए, ये जो हम सेट प्रैक्टिस जो क्लास के अंदर करवाते हैं उसी से ये क्वेश्चन रखा गया है, और खुद क्वेश्चन हम खुद तैयार करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसलिए हम खुद तैयार करते हैं ताकि लगे कि नहीं क्वेश्चन पे काम किए गए हैं। तो आराम आराम से क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपन्यास प्राधान्यता इसलिए किया। अब किस लिए किया भाई, याद रखिएगा। तो इसका कारण क्या रहा, यानी क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी, याद रखिएगा, 1932 में मरण पर्यंत उपन्यास प्रधानता इसलिए किया, यानी रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके कारण गांधी जी ने इसको एक अलग वे में, ठीक है, उपवास आपको ही मालूम है, यरवदा जेल में उन्होंने उपवास किया था। कहां किए थे? यरवदा जेल में। एक्सप्लेनेशन हम उतना नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चन रखेंगे फटाफट तरीके से रखेंगे, और ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और आराम से आप क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपन्यास प्रधानतया इसीलिए किया कि रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब? 1932। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड। आगे बढ़िए। कहता है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, यानी पूना समझौता कब हुआ? 1932। और इसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधि देना, याद रखेगा। यानी दलित वर्ग को प्रतिनिधि देने के उद्देश्य से ही 1932 में क्या लाया गया? पूना समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मौलाना आजाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा? किसने कहा, ये याद रखेगा, ये मायने रखता है। तो किसने कहा? तो एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अगर कराची अधिवेशन की अगर अध्यक्षता पूछता कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1931 में सरदार पटेल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, और पहली बार यहाँ पर मौलिक अधिकार, याद रखेगा, पहली बार यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात की गई, उस अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल किए थे। लेकिन पराकाष्ठा किसने कहा? तो एससी बोस ने कहा। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। याद रखेगा, तो निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ने की बात है, यहाँ पे देखेंगे। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यानी इसमें क्रम देना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था, याद रखिएगा, 26 से 31 मार्च 1931। याद रखेगा, 26 से 31 मार्च, याद रखेगा, 26 से 31, याद रखेंगे,
मार्च 1931। राजगुरु को फांसी, याद रखिएगा 23। राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो सबसे पहले कौन हुआ? 5 मार्च 1931, ये 3 नंबर, सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और तब ये हुआ, यानी 3-2-1। 3-2-1 जिसमें है वो सही हो गया। तो कौन है 3-2-1? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा, में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 1929 में खुदाई खिदमत गार को संगठित किसने किया? याद रखेगा। तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो संगठित किए थे, ये अब्दुल गफार खां किए थे। अब्दुल गफार खां, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जियात रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? याद रखेगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जियात रंग आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था मणिपुर में, याद रखेंगे, ये हुआ था मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 9, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध कौन सा आंदोलन, यानी विरुद्ध है, कौन सा आंदोलन का एक हिस्सा था? यानी बेगूसराय में जो चौकीदारी जो हुआ था, याद रखेंगे, उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? याद रखेगा। तो उस समय जो भारत में जो आंदोलन जो चल रहा था, वो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी चौकीदारी टैक्स किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। एकदम आराम से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एकदम आना तय है, निश्चित। नहीं आएगा तो आके हमसे आप बात करेंगे कि क्वेश्चन सर नहीं आया, आएगा तो आएगा, ये याद रखिएगा। आप बने रहिए आगे तक, अभी देखते जाइएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च से संबंधित क्वेश्चन है, देखेंगे। दांडी मार्च शुरू किया गया था, याद रखेगा, तो नमक कानून के समर्थन में, नमक कानून को तोड़ने हेतु, रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु और रॉलेट एक्ट के विरोध में। स्वाभाविक है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से चलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून को तोड़ने हेतु, यानी ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ने हेतु। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो इससे जो संबंधित है, याद रखिएगा, 1 और 2। 1 और 2 में कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन ये और ये, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और 1928 में ही सबको मालूम है नेहरू कमिटी रिपोर्ट लाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने, याद रखेगा, जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव इन्होंने कब रखा? तो 1929 में, 1929, देखिए ऑप्शन में 1929 है, यानी ऑप्शन सी 1929। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो किस वर्ष भारत आया? तो 1928, ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यानी ऑप्शन सी, याद रखेगा, 14 का ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान स्थापित हुआ था? यानी असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा संगठन स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, इसमें देखेंगे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, याद रखिएगा, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, उसके बाद है जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये सभी के सभी, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही, याद रखिएगा, ये स्थापित हुए थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? याद रखेगा, तो हजरते आला की जो उपाधि जो अपनाया था वो शेर शाह, याद रखेगा, यानी ऑप्शन सी, याद रखेगा, ऑप्शन सी। चांदी का सिक्का किसने सबसे पहले शुरू किया?
तो शेर शाह ने ही चांदी का सिक्का, देखिए हजरते आला, तो हजरते आला की जो उपाधि जिसने शुरू किया, याद रखेगा, वो शेर शाह ने। और चांदी का सिक्का किसने जारी किया, तो ये भी शेर शाह। मात्र, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जोड़कर देखते हैं, तो ये भी शेर शाह से ही है, ये भी आंसर होगा शेर शाह। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क को बनाया, तो सड़क ए आजम बनाई जाने वाली, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, ये है शेर शाह, ये है शेर शाह। एकदम क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप से, एक भी क्वेश्चन मेरे सेट में रिपीटेड नहीं होगा, जितने भी सेट लेकर आएंगे, और सारे टॉपिक से रखा गया है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ आप लोग के लिए किए जा रहे हैं, तो एकदम बने रहें, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम जाके दीजिए, और उसके बाद फिर आके हमसे बात करेंगे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ जिस गृह से स्थापित किया था, वो कहाँ है, याद रखिएगा, तो ये है कछवाहों, कछवाहों यानी आमेर से, कछवाहों यानी आमेर से, ऑप्शन बी। चलिए काफी क्वेश्चन है, इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई, याद रखेगा, अबुल फजल की मृत्यु इसमें शहजादा सलीम के कारण हुई, शहजादा सलीम, यानी ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, याद रखेगा, तो फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना जो था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान साथ अकबर के साथ चर्चा करते थे, याद रखेगा, यानी ऑप्शन डी। फतेहपुर सीकरी क्या था भाई, तो धार्मिक बातों के विचार थे, याद रखेगा, सभी धर्म के, सभी धर्म, यानी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के साथ चर्चा करते थे, वो फतेहपुर सीकरी, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी, याद रखेगा, में आगे चलकर क्या था, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण करवाया गया। चलिए सूची 1 और सूची 2, इसमें देखेंगे, एक तरफ है मुगल सम्राट, मुगल शासक, और दूसरी तरफ है उनका मकबरा, उनका मकबरा। तो बाबर का कहाँ है, देख लीजिए, काबुल, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सी, देखिए 3 कौन सा है, तो काबुल। अकबर का कहाँ है, याद रखिएगा, तो अकबर का कहाँ है, अकबर का सिकंदरा, देखिए अकबर का सिकंदरा, तो ऑप्शन सी इसमें अपने आप हो जा गया। देखिए जहांगीर का कहाँ है, लाहौर, और शाहजहां का कहाँ है, याद रखिएगा, आगरा में, शाहजहां का कहाँ है, आगरा में। तो ऑप्शन सी, कैसे आप ऑप्शन सी पकड़े, देखिए मिलाने के लिए दे रहा है, तो बाबर का सबको मालूम है काबुल, तो काबुल किस में है, 3 में नंबर में है, तो 3 नंबर सिर्फ एक ही है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन, याद रखेगा। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन चंद्रगुप्त, याद रखेगा, सॉरी, समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करते थे, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके दरबार में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन रहते हैं। क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो इसने दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के और उत्तरापथ के साथ साथ मध्य प्रांत के भी क्षेत्रों को जीता, दक्षिणापथ के 12, उत्तरापथ के 9 और मध्य प्रांत के 6 राज्यों को इसने जीता, इसीलिए इसे प्राचीन भारत का नेपोलियन, किसको, समुद्रगुप्त, और इसी के दरबार में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन रहा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है, याद रखेगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का नाम, याद रखिएगा, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है इस बोर्ड पे, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, याद रखेगा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया, समुद्रगुप्त, याद रखेगा, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में जानकारी देता है, यानी प्रदान करता है, याद रखेगा, तो ये है समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद, याद रखेगा, जैसे ही इलाहाबाद आएगा समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को कोसल के शासक का क्या नाम था? याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। समुद्रगुप्त, याद रखेंगे क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के कोसल के शासक का क्या नाम था? तो वो नाम था महेंद्र। याद रखिएगा, हम थोड़ा सा अपना खुद हार्ड कॉपी लेकर आए हैं पढ़ने के लिए क्वेश्चन, ताकि आपको उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा महेंद्र। लेकिन यहीं पे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछेगा तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और उसके दरबार में कौन? तो हरिसेन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौशल के शासक का नाम क्या था? तो महेंद्र। पृथव्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण किया? पृथव्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण किया? तो ये समुद्रगुप्त ने धारण किया था। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। देखिए ये कथन है, याद रखिएगा, और फिर नीचे उसका कूट दिया हुआ है, एकदम आराम से देखिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। याद रखिएगा ये सही हो गया, ये आपका सही हो गया, ध्यान दीजिएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये सही हो गया। उसे देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, उसने देवी चंद्रगुप्तम, गलत हो गया, ये नहीं। इसने हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था, तो ये गलत हो गया। वह प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता था, ये सही हो गया। तो 1 और 3 देखिए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन रहा करते थे, और उसके बारे में कहा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है? तो ये बी गलत है, बाकी ये दोनों, पहला और तीसरा, सही हो गया। चलिए आगे। हूनों ने भारत पर आक्रमण किया, ये हून है, याद रखिएगा, मिसप्रिंट है ये टाइपिंग में। हूनों ने भारत पर आक्रमण किया, याद रखिएगा। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन है स्कंदगुप्त के शासनकाल में, यानी हूनों ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कारण नहीं था? याद रखिएगा, यानी इसमें कहता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, लेकिन इनमें से कौन कारण नहीं था? याद रखिएगा, तो कौन कारण नहीं था? तो अरब पर आक्रमण ये कारण नहीं था। हून का आक्रमण अब अभी देखें, प्रशासन का सामंतीय ढांचा स्वाभाविक है, और उत्तर पूर्वी गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। खुद सोचिए कि जो लोग गुप्त शासक थे वो लगभग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, जिसके कारण इनका पतन। आप जब दूसरे की अधीनता स्वीकार कीजिएगा, स्वाभाविक है कि आपका वहां से पतन शुरू हो जाता है। लेकिन अरबों का आक्रमण इस समय नहीं था। शक विजेता किसे जाना जाता है? याद रखेगा। अब क्वेश्चन कहता है 34, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? याद रखेगा, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से तैयार किया गया है, और हम पीडीएफ पे एकदम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि एकदम आपको आराम से, और इसीलिए जो हम पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम हार्ड कॉपी खुद अपने साथ रखे हुए हैं, ताकि हमको जहां दिक्कत हो हम अपने हार्ड कॉपी में क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि कुमार गुप्त प्रथम कौन? मंदसौर अभिलेख, सही हो गया ये। पति सॉरी तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता, याद रखेगा। ये उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी जो है वो गलत है। चलिए आगे। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, ये आप देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा तो हम आराम से। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। तो किस पे निर्भर हो गए? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए, यानी ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन को स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और ये सब क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है।
तो ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारिक निर्भर थे दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। चलिए, भले ही बोले कि सारे सब्जेक्ट से इसमें टॉपिक रखा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, सारे चीज। क्वेश्चन आगे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से, याद रखिएगा कि पीछे वाला भी जो वीडियो हम जो अपलोड किए हैं उसमें भी हम कल बोले थे कि भड़ौच था, त्रामलिप्ति था, ये सब भी उस समय। तो कहता है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से होते थे। तो उत्तर भारतीय जो व्यापार होते थे, याद रखिएगा, देख लीजिए आ गया त्रामलिप्ति, भड़ौच, ठीक है, त्रामलिप्ति, भड़ौच, कल्याण और कामबेद, याद रखेगा। तो उत्तर भारत का जो होता था वो त्रामलिप्ति, भड़ौच पश्चिम में था, याद रखेगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। याद रखेगा, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा, दक्कन एवं तमिल जो था ये वस्त्र से संबंधित, याद रखिएगा, वस्त्र उत्पादन से संबंधित, ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित था, ये याद रखेंगे, वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के लेखक कौन, याद रखेगा। तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य, लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वो अस्पताल याद रखिएगा कहां। तो फाहियान कहां आया, बिहार में ही आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, आंसर होगा पाटलिपुत्र। कालिदास किसके शासन काल में थे, याद रखिएगा, ये सब याद रखना है। कालिदास किसके शासन काल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इस चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखेंगे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। क्वेश्चन निश्चित आएगा, ये याद रखेगा, कहीं डाउट नहीं है, ये हम पूरी तरह से बोल रहे हैं। आप खुद के अंदर जब आत्मविश्वास होता है, आप खुद देखिएगा, और नहीं देखेंगे तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, एकदम निश्चित पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दोनों तरीके से हम आपके पास आए हुए हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हुए और दूसरा आपके सामने क्वेश्चन को रखते हुए। चलिए आगे, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को याद रखेगा। तो गुप्त काल में रजत मुद्रा, और वहां पे क्या था, याद रखेगा, स्वर्ण मुद्रा, और नीचे है गुप्त, ये तो इसको बोला गया रूपक, इसको क्या बोला गया, रूपक। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, तो याद रखेगा एरन अभिलेख, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम बार साक्ष्य मिलता है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 मिलाने वाला है, याद रखेगा। तो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, आराम से इसको आप लोग देखिएगा कौन किससे मिला हुआ है। तो अशोक को प्रियदर्शनी, देखिए अशोक को प्रियदर्शनी आ गया ना, देखिए यहां पे। उसके बाद अशोक को प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक, तो 2 और 1, अब 2 और 1 देखिए, अब आ गया, देखिए 2 1 किस में, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य, देखिए 4। स्कंदगुप्त क्रमादित्य, तो ये आपको यहां पर मिल गया। कौन सा क्वेश्चन, 46 का ऑप्शन सी, ये सब याद रखिएगा, 46 का ऑप्शन सी। अशोक को प्रियदर्शनी कहा गया, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। तो क्रमिक यानी एकदम जो सिस्टमेटिक तरीके से थी, वो याद रखिएगा, ये गुप्त काल में था। तो नगरों का क्रमिक पतन जो था, ये किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल। किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो ये गुप्त वंश जो थे, ये मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक, ठीक है, इन्होंने अनुदान में दिया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का कितना दर होता था, तो 1/6, देखिए ऑप्शन सी 1/6। आगे, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोहे यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी। यानी क्वेश्चन नंबर 50 तक अभी हम लोग किए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो।
शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्ष कटिकम का विषय क्या था? याद रखिएगा, पता तो है सबको कि मृक्ष कटिकम किसने लिखा। तो इसमें क्या है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा मृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा रचित। अब यहां देखिए दो क्वेश्चन इसमें बनता है। शूद्रक द्वारा रचित, तो किसके द्वारा लिखी गई मृक्ष कटिकम? शूद्रक के द्वारा। याद रखेगा, इसमें किसके विषय में कहा गया? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कहानी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। किसमें? मृक्ष कटिकम में। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? याद रखेगा, तो कपिल के द्वारा आप मिलाने के लिए जो जो मिलाते हैं, तो कपिल द्वारा सांख्य दर्शन। ऑप्शन क्या है? सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। याद रखेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग का जो अंश नहीं है, याद रखिएगा, ये अनुस्मृति। याद रखेगा, ये सारे के सारे, ये जो तीनों जो हैं, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, ये अष्टांग योग के अंश हैं। लेकिन अनुश्रुति जो है, ये अष्टांग योग के अंश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें 150 क्वेश्चन है, हम लोग 100 तक जाएंगे। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चावर्क स्वीकार करता है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो स्वीकार करता है वो चावर्क। तकला मकान मरुस्थल कहां अवस्थित है? अब आ गया ज्योग्राफी, याद रखिएगा। तो तकला ये है चीन में, ये है चीन में। कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, तो गोबी जो है वो है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 57, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? याद रखिएगा, तो कालाहारी जो मरुस्थल जो है, ये याद रखेंगे ये बोत्सवाना में भी है और नामीबिया में भी है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां देखेंगे ऑप्शन 1 और 2, यानी ऑप्शन सी देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? कालाहारी मरुस्थल कहां अवस्थित है? तो बोत्सवाना में अवस्थित है और नामीबिया है। तो ऑप्शन सी के क्या है? 1 और 2। याद रखेगा, हम जान के कूट वाला दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये कालाहारी जो मरुस्थल है, ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। चलिए अब मिलाने वाला है सूची 1 और सूची 2, यानी मिलान 1 और मिलान 2। अब देखेंगे क्या कहता है। लानोज, लानोज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। याद रखेगा, लानोज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन थोड़ा सा हम जानबूझ के थोड़ा सा टफ कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत हो। उसके बाद देखेंगे स्टेपी, जो घास का मैदान है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है? ये है यूरोप। तो देखिए फिर भी आ गया, अभी भी नहीं मिला। 4-3, यहाँ भी 4-3। अब देखेंगे प्रेरीज, अब यहाँ से प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका। याद रखेगा, तो देखिए प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका किस में है? पहला में है। याद रखेगा, नॉर्थ अमेरिका किस में है? नॉर्थ अमेरिका पहला में है। उसके बाद है वेल्ड, वेल्ड कहाँ है? याद रखेगा, तो वेल्ड है अफ्रीका में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? याद रखिएगा, कौन सा जोड़ा सही है कह रहा है। देखेंगे तो कौन सा जोड़ा सही है, पहले क्वेश्चन को देखिए क्या क्या है। कह रहा है केन्या कंपास, अर्जेंटीना पंपास। उसके बाद क्या कह रहा है? वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपी। तो इसमें याद रखिएगा कि कौन सा जोड़ा कह रहा है सही है, तो अर्जेंटीना पंपास, अर्जेंटीना पंपास जो है ये सही हो गया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें पंपास घास का मैदान अवस्थित है? फिर वहीं आ गया क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? तो स्टेपीज जो घास का मैदान है वो यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया वाले भाग। तो ऑप्शन सी। त्वरित बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग जा सकती है। ये आग है, याद रखिएगा थोड़ा सा आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होगा? तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होंगे। जो क्वेश्चन पे डाउट होगा आप लोग तुरंत हमको बताएंगे। आगे, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? मेरा प्रयास है कि आपको एक्यूरेसी दिया जाए, लेकिन कहीं अगर
माइनर मिस्टेक होगा, आप लोग जरूर हमको बताएंगे। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, याद रखिएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, उसमें ऐसी धातु या तत्व निकल सकते हैं जिससे ट्रांजिस्टरों में होता है, तो ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होता है वो होता है जर्मेनियम। यहीं से क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया, ट्रांजिस्टर में कौन होता है? जर्मेनियम, तो ऑप्शन बी यहां पे कर लेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम। चलिए आगे, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध कम गर्म करने पर, याद रखिएगा, तो घटता है, कृषि प्रति अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? घटेगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो फिर आ गया, तो ट्रांजिस्टर में कौन सा प्रयोग होता है? जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो याद रखिएगा ये भी होगा जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 69, अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की सकती है, आर्थिक महत्व हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? याद रखिएगा, तो लाखों रुपए की बचत के लिए याद रखेंगे यहां पे क्वेश्चन समझिएगा, सामान्य तापमान पर क्वेश्चन क्या है समझिए, अतिचालकता, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक, तो क्या हो जाएगा? समान तापमान पर, ऑप्शन सी। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसी चालक द्वारा अधिकतम जो तापमान जो होगा वो 133 केल्विन होगा, 133 केल्विन होंगे, ऑप्शन याद रखिएगा 133 केल्विन, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी। अर्धचालक की चालकता यानी 0 डिग्री केल्विन तापमान होती है, अर्धचालक की चालकता यानी 0 डिग्री तापमान होगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन शून्य। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है भाई मोबाइल चार्जर? तो एक इन्वर्टर होता है, एक इन्वर्टर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 73, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? याद रखेगा, तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी, ऑप्शन सी, याद रखेगा ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मरकरी। देखिए मरकरी वेपर, मरकरी वेपर यहां पे देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। और हाँ देखेंगे यहां पे, देखिए दो ऑप्शन अलग अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे है आर्गन के साथ मरकरी वेपर और यहां नियॉन के साथ मरकरी वेपर, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में यानी आपस में दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है यदि वे, याद रखेगा, समान विभव पर हों, यानी आपस में दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है जब वे समान विभव पर होंगे, तब वो धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए प्रवाहित नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो चांदी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, 150 का 150 देख रहे हैं, अगर हो जा रहा है आज तो 150 का 150 करेंगे, नहीं तो 100 तो करेंगे ही। निकेल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, तो उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी में। जिनको भी PDF चाहिए वो हमसे कमेंट कर सकते हैं, जिनको क्लास करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो होता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन क्वेश्चन रिपीट मेरा नहीं होगा, कोई भी सेट हम लेकर आएंगे वो आप जरूर देखिएगा। हाँ कभी कभी उस क्वेश्चन को हम रिवीजन के तौर पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब सेट प्रैक्टिस का रहेगा कि सेट नंबर 1 2 3, तो वो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैटरी, ये कहलाता है बैटरी, ये कहलाता है बैटरी। अब देखेंगे, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगा? तो श्रव और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ऑप्शन ए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे, 79, मनुष्य की
श्रव्यता सीमा क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000, याद रखिएगा। मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या होती है? तो 20 से 20,000, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये वायुमंडल है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में हम भी चेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, यानी ऑप्शन बी, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे कहां नहीं चल सकती है? याद रखिएगा। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, निर्वात में नहीं चल सकती है, ऑप्शन डी। इसलिए हम लेके आए हुए हैं कि वहां से मेरा गड़बड़ होगा तो यहां से हम आपको सुधार देंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? जो फैक्ट है फैक्ट है। हम थोड़ा सा पीडीएफ पे पढ़ाने में ये होते हैं, ऐसे डायरेक्ट पढ़ाना होता है तो पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है आपको बेस्ट दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी, याद रखेगा। इसके पहले भी क्वेश्चन वही था। आगे, टरबाइन और डायनेमो से विद्युत प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन और डायनेमो, याद रखेगा। तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल हो जाएगा, यहाँ पर मैकेनिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवरक्त हो गया, ऑप्शन ए अवरक्त। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन है? तो सामान्य में जो तरंग जो होता है, याद रखिएगा, ये भी अवरक्त तरंग, अवरक्त किरणें। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग जो होती है वो होती है अवरक्त किरणें। एक जैव विद्युत जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। ऑप्शन में देख हाँ, एक जैव विद्युत है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वो है, याद रखिएगा, सोनोग्राफी। वो क्या है? सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 87, लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर, लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन डी लोहा, याद रखिएगा। लगभग 5200, आपको भी मालूम है 5130। क्वेश्चन नंबर 88, बेसल रॉटरडम एवं स्टॉकहोम अभिसमयों का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये याद रखेगा, ये दूसरा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो बाकू वाला नहीं। वो बाकू जो है अजरबैजान में जो हुआ था वो नहीं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 कहां आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जेनेवा में। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, ये हुआ जेनेवा में। एकदम आराम से देखेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये हुआ जेनेवा में, याद रखेगा। दूसरा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई में 300 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, 300 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व लौह युगीन बस्ती किस राज्य में पाई गई है? तो ये है महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिति 2025 कहां आयोजित की गई? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, याद रखिएगा, आपको पता चल गया होगा कि इसमें सारे सब्जेक्ट को रखा गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिति 2025 कहां आयोजित की गई? तो ये की गई है मुंबई में। ऑपरेशन सिंदूर को कब अंजाम दिया गया था? तो ये 6 और 7 मई 2025 की रात्रि को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में वर्णित मानव विकास सूचकांक में भारत को रैंक 2022, याद रखेगा, 2022 में 133 से सुधार कर 2023 में 130 हो गया। मानव विकास सूचकांक के किस संकेतक में भारत ने अच्छी प्रगति दर्ज की? तो विद्यालयी शिक्षा में अपेक्षित ये वर्ष रहा, याद रखेगा। तो इस ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखेगा, यानी ये जो रहा विद्यालयी शिक्षा में, इसमें भारत का जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा। अब आपको 2025 में भारत का पोजीशन क्या है? तो 132वां है,
मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और सबसे पहले लाया गया था महबूब उल हक और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। समाचार सुर्खियों में रहे सलाला बांध या सलाल बांध एवं बगलिहार बांध, ठीक है, बगलिहार बांध किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर, ये है चिनाब नदी पर। ये याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण कहां किए जाने के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये है लखनऊ। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके कुछ दिन के बाद राजनाथ सिंह यानी जो माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये है चौथा रैंक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, याद रखिएगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये है हैदराबाद। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा भारत के हैदराबाद में आयोजित किया गया। समाचार की सुर्खियों में रही, याद रखिएगा, समाचार के सुर्खियों में रही अनीता इंदिरा आनंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये याद रखिएगा, ये जो सत्य नहीं है, उनके माता पिता मूलतः पंजाब के हैं, नहीं, ये अलग अलग जगह के हैं, ये सही नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये नाम याद रखेंगे, अनीता इंदिरा आनंद। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ये आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन को देखिए फिर से, क्वेश्चन लगभग साइंस के आ गए। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटे को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। यहाँ भी कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं जिसमें कमी रहती है? तो नाइट्रोजन, उसी को अश्रु गैस हैं, याद रखिएगा, अश्रु गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 100, आज हम लोग 100 कर लिए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन है ए अमोनिया, ऑप्शन ए अमोनिया।